हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीएस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों, ये मिसलेनियस हैं, इसमें सभी सब्जेक्टों के मिक्स क्वेश्चन हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आज का पहले प्रश्न से। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि रक्तचाप को किसके द्वारा मापा जाता है। तो दोस्तों, रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर। और दोस्तों, प्रेशर को हम नापते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर से। किससे मापते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर बैरोमीटर की बात करें दोस्तों, तो बैरोमीटर से हम नापते हैं वायुमंडलीय दाब। ठीक है। और अगर हाइड्रोमीटर की बात करें दोस्तों, तो इससे हम नापते हैं आपेक्षिक घनत्व। ठीक। और अगर हम थर्मामीटर की बात करें तो हम इससे नापते हैं टेम्परेचर, तापमान नापते हैं। ठीक है। तो ये हम क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा ऑप्शन होगा वो हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। और ये क्या नापता है? ये नापता है ब्लड प्रेशर को, रक्तचाप को। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मधुमेह के रोगियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्वीट एक्स में ऊर्जा की कितनी मात्रा होती है? तो दोस्तों, स्वीट एक्स में ऊर्जा की जो मात्रा होती है वो शून्य होती है, 0 कैलोरी होती है। और साथ ही साथ इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी पाया जाता है। दोस्तों, उसका मेन काम क्या होता है? एक तो ये शुगर को कंट्रोल करता है, दूसरा किसी को यदि वजन को कम करना है या उस पर नियंत्रण करना है तो भी हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके अन्य तत्व भी हैं जो दोस्तों, इस ये बनता है सोडियम सैकरीन से बनता है। सैकरीन वगैरह इसमें मिलाया जाता है, सोडियम सैकरीन। ठीक है। इन चीज़ों से ही मिलकर बनता है। तो हमारा क्वेश्चन के हिसाब से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0 कैलोरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त हुई ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन आती है वो आती है पानी से। ठीक। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वाटर। ठीक है, जल। इसी से ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे शरीर में ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है? तो दोस्तों, हमारे शरीर में ग्लूकोज संग्रहित होता है ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में होता है दोस्तों? ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज जो होता है संचित रहता है। ठीक है। दोस्तों, ये ग्लूकोज का एक पॉलीसेकेराइड है। ये जंतुओं, कवक और जीवाणुओं में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रोग का निदान करने के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों, जो एलिजा टेस्ट किया जाता है वो एड्स की एंटीबॉडी, ठीक है, यानी कि एड्स के परीक्षण के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, एलिजा टेस्ट का। दोस्तों, यहाँ पर आपको एड्स दिवस याद रखना है। हम 1 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं एड्स डे। ठीक है, एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। दूसरा, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स की फुल फॉर्म होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला के रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों, यह जाना जाता है यकृत को। ठीक है। यकृत को हम लीवर कहते हैं इंग्लिश में, लीवर। ठीक है दोस्तों। अब लीवर करता क्या है? दोस्तों, पहली खासियत तो इसकी ये होती है कि यह केवल कशेरुकियों में पाया जाता है। जो कशेरुकी होते हैं जीव जंतु, यानी कि रीढ़ की हड्डी वाले जो जीव जंतु होते हैं, ये केवल उसमें पाया जाता है। ठीक है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, ये निकलता कहाँ से? तो ये पित्तरस से स्रावित होता है और पित्ताशय में जमा होता है। ये भी आपको याद रखना है, ये पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है। और निकलता कहाँ से है? ये पित्तरस से। ठीक। चलो, सही है दोस्तों। फिर इसका अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आयरन से समृद्ध है? दोस्तों, वैसे तो आयरन सबसे ज़्यादा हरी सब्जियों में पाया जाता है। ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा आयरन जो है वो है सेब में। ठीक है। सेब में बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन मिलता है। अगला प्रश्न है, हैजा के कीटाणुओं की खोज किसने की थी? दोस्तों, हैजा के कीटाणुओं की खोज की थी, इससे पहले दोस्तों, पहले तो रॉबर्ट कोच का नाम है। ठीक है। लेकिन इससे पहले भी एक शख्स थे, ऑप्शन में दिया नहीं गया इसमें, जिसका नाम था फिलिपो पाकिनी। दोस्तों, ये थे फिलिपो पाकिनी। इन्होंने सबसे पहले हैजा के बारे में बताया था। ठीक है, फिलिपो पाकिनी। और जो इसका वायरस होता है, ठीक है, हैजा का, उसका नाम होता है बैसिलस विब्रियो। ये भी आपको याद रखना है, बैसिलस विब्रियो। ठीक। बाद में दोस्तों,
रॉबर्ट कोच ने इसमें कंपन वगैरह बताए थे, तो इसके कारण रॉबर्ट कोच का नाम भी आता है। लेकिन सबसे पहले अगर कोई है तो ये है फिलिपो पाकिनी। ठीक है, ये हैजा के कीटाणु की खोज सबसे पहले इन्होंने की थी। ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों हमारा रॉबर्ट कोच ही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा, हमें जीवित रखने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो दोस्तों हमें जीवित रखने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? पानी से। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद चंद्रशेखर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? दोस्तों यह स्थित है उन्नाव में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उन्नाव में। और यह उत्तर प्रदेश राज्य का पहला पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, यूपी का। ठीक, नाम क्या है इसका? शहीद चंद्रशेखर पक्षी अभयारण्य है। ठीक है दोस्तों, उन्नाव में स्थित है ये। अगर मैं बात करूं सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य कौन सा है, तो दोस्तों वह है लाख बहोश। ये भी आपको याद रखना है, लाख बहोश सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है। और यह कहाँ पर है दोस्तों? यह है कन्नौज में। ठीक है, यह है कन्नौज में। अब दोस्तों जब सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा भी होगा, तो सबसे छोटा है दोस्तों पटना पक्षी अभयारण्य, और ये है आपका एटा में। ठीक है, पटना वाला एटा में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शारदा बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों जो शारदा बांध है ये आपका लखीमपुर खीरी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लखीमपुर खीरी में। और दोस्तों लखीमपुर खीरी जो है यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। और जब सबसे बड़ा जिला है तो दोस्तों सबसे छोटा भी आपको याद रखना है। सबसे छोटा जिला यूपी का। ठीक है, सबसे छोटा जिला यूपी का है दोस्तों हापुड़ क्षेत्रफल में। ठीक है, कौन सा है? हापुड़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बेताल पत्ता प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों बेताल यानी कि बेटल बोलते हैं पान को। ठीक है, और पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यह है महोबा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महोबा। ठीक है, पान अनुसंधान संस्थान महोबा में है। अगला प्रश्न है, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों दशावतार मंदिर जो स्थित है वह देवगढ़ में स्थित है। देवगढ़ आता है दोस्तों ललितपुर जिले में। ठीक है, और ललितपुर जिला जो है एकमात्र यूपी का ऐसा जिला है जो कि 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। किससे घिरा है दोस्तों? मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है ललितपुर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देवगढ़ ललितपुर जिले में स्थित है और किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों ललितपुर जो है वह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसी नदी पर यूपी में पारीक्षा बांध भी है। ठीक है, पारीक्षा बांध है, और एक बांध और है, यहाँ पर कई सारे बांध हैं इस नदी पर, माता टीला, ये भी आपको याद रखना है। माता टीला बांध भी बेतवा नदी पर। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हथिनी कुंड है, हथिनी कुंड परियोजना है। हथिनी कुंड दोस्तों ये यमुना नदी पर है, ये आपको याद रखना है। हथिनी कुंड यमुना नदी पर है। ठीक है, बाण सागर है दोस्तों सोन नदी पर। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, महापरिनिर्वाण स्तूप स्थित है? दोस्तों महापरिनिर्वाण वह स्थान है जहाँ पर गौतम बुद्ध को मृत्यु हुई थी। ठीक है, और दोस्तों यह हुई थी कुशीनगर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुशीनगर के। यदि दोस्तों प्राचीन नाम की बात करूं तो इसका प्राचीन नाम है कुशीनारा। ठीक, कुशीनारा। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में गढ़मुक्तेश्वर किसका हिस्सा था? ठीक है, तो दोस्तों गढ़मुक्तेश्वर था हस्तिनापुर का। और हस्तिनापुर दोस्तों किसका प्राचीन नाम है? मेरठ का। ये भी आपको याद रखना है। अगर पूछें बरेली का प्राचीन नाम क्या है, तो दोस्तों बरेली का प्राचीन नाम है अहिच्छत्र। ठीक है, अगर पूछें गोरखपुर का प्राचीन नाम तो याद रखना गोरक्षपुर। गोरक्षपुर। वाराणसी का प्राचीन नाम दोस्तों काशी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित में से किस नदी का संगम स्थल है?
दोस्तों त्रिवेणी में संगम होता है गंगा, यमुना और सरस्वती का। ठीक, ये तीनों नदियों का संगम प्रयाग में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाबर की संकरी पेटी पाई जाती है। भाबर की संकरी पेटी, तो दोस्तों जब हम पहाड़ों से पर्वतीय क्षेत्र से नीचे की तरफ उड़ते हैं तो उसको भाबर क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, और भाबर क्षेत्र के आगे, ठीक है, लगभग 8 से 10 किलोमीटर से आगे वाला क्षेत्र हमारा तराई क्षेत्र कहलाता है। ठीक, अब जो भाबर की संकरी पट्टी है दोस्तों, यह तराई क्षेत्र के किधर स्थित है? उत्तर में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तराई का उत्तरी भाग। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारी वर्षा होती है? तो दोस्तों भारी वर्षा की मैं अगर बात करूं तो यह होती है तराई क्षेत्र में। ठीक है, सबसे ज़्यादा भारी वर्षा कहाँ होती है? तराई क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन प्रणाली के तहत ब्रिटिश सरकार किसानों से सीधे राजस्व वसूल करती थी? तो दोस्तों सीधे किसानों से अगर वसूल कर रही है राजस्व तो यह व्यवस्था कहलाती थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, और महालवाड़ी व्यवस्था में पूरे के पूरे गांव से वसूल किया जाता था। ठीक, और जमींदारी व्यवस्था में जमींदार से वसूल किया जाता था, यानी कि जमींदार जिम्मेदार होता था टैक्स पहुंचाने का सरकार के पास तक। यहाँ पर किसानों से सीधे टैक्स लिया जाता था रैयतवाड़ी व्यवस्था में। ठीक है दोस्तों, ये था आज के क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।